हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डेली 6 में स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने विकास की अवस्थाओं को कंप्लीट किया। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अधिगम। अधिगम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे हर बार सीटेट टेट या अन्य टीचिंग एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। अधिगम एक बहुत लेंदी चैप्टर है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको कवर करेंगे। आज अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम का स्वरूप और अधिगम के प्रकार, इन सब का अध्ययन आज के वीडियोस में हम लोग करेंगे और फिर आने वाले वीडियोस में हम लोग अधिगम के सिद्धांत और अधिगम के बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अधिगम अधिगम होता क्या है। तो देखते हैं कि अधिगम अधिगम का अर्थ होता है कि सीखना। मनुष्य एक अधिगमशील प्राणी है और अधिगम की प्रक्रिया उसके जन्म से ही नहीं बल्कि माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। और इसका एक उदाहरण भी है कि जिस तरह से महाभारत में वीर अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान प्राप्त किया था। और अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। फिर है अधिगम का स्वरूप क्या है। अधिगम के स्वरूप में देखते हैं हम लोग नेचर ऑफ लर्निंग। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अधिगम जो होता है वो व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। और व्यवहार शब्द क्या है। व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने किया था। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि व्यवहार शब्द का प्रयोग मैकडूगल ने किया, लेकिन व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन है। ये दो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना होगा ध्यान से कि व्यवहार शब्द का प्रयोग मैकडूगल ने किया, लेकिन व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन है। अधिगम एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ होता है सीखना। फिर अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है और मानसिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति व्यवहारों के द्वारा होती है। मानव व्यवहार अनुभव के आधार पर परिवर्तित और परिमार्जित होता रहता है। अधिगम की प्रक्रिया में दो तत्व निहित होते हैं, परिपक्वता और पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे यदि एक बालक के सामने एक जलती अंगीठी को रखे तो वह उसे जिज्ञासावश छूता है, लेकिन छूते ही उसका हाथ जल जाता है और वह अपने हाथ को तेजी से खींच लेता है और फिर कभी उसके पास नहीं जाता है, क्योंकि उसने अपने अनुभव से सीख लिया है कि आग उसे जला देगी। इस तरह उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। आगे वह जब भी आग के पास जाएगा तो उसे पता है कि आग उसे जला देगी। तो इस तरह से उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, तो ये क्या हुआ, अधिगम हुआ। फिर अधिगम ही शिक्षा है। ये एक शिक्षा ही तो हुई जो उसे मिली कि आग उससे जला देगी। इसीलिए कहा जाता है कि अधिगम ही शिक्षा है। अधिगम और शिक्षा एक ही क्रिया की ओर संकेत करते हैं और दोनों क्रियाएं जीवन में सदा और सर्वत्र चलती रहती हैं। अधिगम भी गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है और शिक्षा भी गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। इस तरह से अधिगम और शिक्षा को एक ही माना जाता है। व्यक्ति पूरी उम्र कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। फिर अधिगम के लिए निम्नलिखित 4 प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। क्या क्या आवश्यक है। सबसे पहले सीखने वाले को अभिप्रेरित होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि यदि सीखने वाले के अंदर खुद ही जिज्ञासा नहीं होगी सीखने की तो उसे कोई सिखा नहीं सकता है। इसलिए सीखने वाले को प्रेरित होना चाहिए। फिर सीखने वाले को बहुअनुक्रिया करनी चाहिए। अगर हम कोई कार्य करते हैं तो जरूरी नहीं कि हमें एक ही बार में सफलता मिल जाए, इसके लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। फिर अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्बलन आवश्यक है। पुनर्बलन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, कि अगला कोई कार्य कर रहा है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उसे बताना, ये पुनर्बलन हुआ। फिर अधिगम की प्रक्रिया में अभ्यास जरूरी है। यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे तो अधिगम हमें भूल जाएगा। यदि हम मैथ ही सॉल्व कर रहे हैं और आज हमने मैथ का चैप्टर कोई पढ़ा और आगे अगर हमने उस पर प्रैक्टिस नहीं किया तो वो चैप्टर हमें वही भूल जाएगा। इसलिए अधिगम के लिए सबसे पहले अभिप्रेरित होना चाहिए, फिर बहुअनुक्रिया करनी पड़ती है, उसके बाद पुनर्बलन आवश्यक होता है, फिर अधिगम की प्रक्रिया में अभ्यास जरूरी होता है। फिर देखते हैं
डैशेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया में 5 सोपान होते हैं। इन्होंने भी बताए हैं कि अधिगम के लिए क्या-क्या ज़रूरी है। इन्होंने भी बताया कि अभिप्रेरित व्यक्ति होना चाहिए, फिर मार्ग में बाधाएँ आएँगी, फिर बहु अनुक्रिया, फिर सही अनुक्रिया होगी, उसके बाद उद्देश्य की प्राप्ति होती है। उदाहरण देखते हैं कि जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, तो पहले उनके मन में आया होगा, उनमें जिज्ञासा हुई होगी बल्ब बनाने की, वो प्रेरित हुए होंगे, फिर उनके मार्ग में बहुत सारी बाधाएँ भी आई होंगी। फिर बल्ब बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, बहु अनुक्रिया की, उसके बाद उनमें उसमें से एक सही अनुक्रिया हुई, फिर जाके उनके उद्देश्य की प्राप्ति हुई, बल्ब बना। इस तरह से सबसे पहले तो प्रेरित होना पड़ता है, प्रेरित होना चाहिए, प्रेरणा होगी तभी व्यक्ति कोई कार्य करेगा, फिर उसके मार्ग में बाधाएँ भी आएँगी, फिर वो बहुत सारी क्रियाएँ करेगा किसी कार्य को करने के लिए, उसके बाद उसमें से एक सही अनुक्रिया होगी, जिससे उसे उसके उद्देश्य की प्राप्ति होगी। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। अधिगम की परिभाषाएँ। अधिगम की परिभाषाएँ, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हमने नोट डाउन किया है, जो हर बार एग्ज़ामों में पूछी जाती है। सबसे पहले देखते हैं गेट्स व अन्य की परिभाषा। गेट्स व अन्य की परिभाषा क्या है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। जिस तरह से बच्चा आग से जला, तो वो फिर आग के पास जाएगा, तो उसे पता है कि आग उसे जला देगी, उसे अनुभव हो गया, अनुभव से उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, तो ये हो गया अधिगम। और फिर प्रशिक्षण, जिस तरह से लोग बीएड, बीटीसी या डीएलएड करते हैं, उसके बाद वो पढ़ाते हैं, तो उस तरह से वो प्रशिक्षण लेते हैं, उसके बाद फिर वो पढ़ाते हैं, तो उनके व्यवहार में परिवर्तन ही तो होता है, तो ये भी तो अधिगम ही हुआ। फिर अगली परिभाषा है वुडवर्थ की। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है, कि जो हम कुछ नया सीखते हैं, नवीन प्रतिक्रियाएं करते हैं, वो सब अधिगम ही तो होती हैं, वो हमें सिखाती हैं। फिर क्रॉनबैक क्या कहते हैं? क्रॉनबैक कहते हैं कि अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। जिस तरह से ऊपर गेट्स ने कहा कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप परिवर्तन है, उसी तरह से क्रॉनबैक कहते हैं कि अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। जैसे बच्चा आग से जल गया, तो उसे एक अनुभव हो गया है ना कि वो आग के पास जाएगा, जलेगा, तो इसी तरह से इस अनुभव से उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, वही हो गया अधिगम। फिर अगली परिभाषा किसकी है? अगली परिभाषा है स्किनर की। स्किनर क्या कहते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है। इन्होंने भी व्यवहार में सामंजस्य, व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम बताया। फिर क्रो क्या कहते हैं? क्रो कहते हैं कि अधिगम आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम आदतों में परिवर्तन, ज्ञान में परिवर्तन और अभिवृत्तियों, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन, उनमें परिवर्तन, उनका संयोजन ही अधिगम होता है। फिर मार्गन और गिलिगैंड क्या कहते हैं? मार्गन और गिलिगैंड के अनुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन, व्यवहार में कुछ परिवर्तन है, जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है, वही अधिगम होता है। इन्होंने भी जैसे वही उदाहरण है कि बच्चा आग से जला, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, अब वो उसे याद रहेगा, उसके मेमोरी में रहेगा कि बच्चा आग के पास जाएगा, आग को छुएगा तो वो जलेगा। तो इस तरह से उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, तो वही अधिगम हो गया। कि इस तरह से अधिगम कुछ नहीं, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन ही होता है, लेकिन ये परिवर्तन जो होता है वो अस्थाई होता है। अस्थाई परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है, अस्थाई परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कहेंगे। फिर है अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। उपर्युक्त परिभाषाओं में अधिगम की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया कि अधिगम की क्रिया जो होती है वो चेतन या अचेतन रूप में जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति का विकास अधिगम द्वारा होता है और जिसका आधार होता है परिपक्वता। अधिगम के लिए परिपक्वता मस्ट है। अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा का होना भी आवश्यक है। अब परिपक्वता से क्या अर्थ होता है कि यदि हम 6 माह के बच्चे को सीढ़ियों पर चलना सिखाएं, तो क्या वो चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो अभी परिपक्व नहीं है। और जैसे जैसे वो बढ़ेगा, 1 साल 2 साल का होगा, वो खुद ब खुद सीढ़ियों पर चलने लगेगा।
क्योंकि वो परिपक्व हो गया है। इस तरह से अधिगम के लिए परिपक्वता आवश्यक है। और फिर है अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की पहली विशेषता क्या है? अधिगम सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक मतलब अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी समय और स्थानों में तथा सभी जीवों के द्वारा घटित होती है। जहाँ प्राणी है, स्थान है, समय है, वहाँ अधिगम होगा ही होगा। प्राणी प्रत्येक समय कुछ ना कुछ क्रिया करता ही रहता है, कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। फिर अधिगम परिवर्तन है। बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, इस तरह से उसके व्यवहार में परिवर्तन ही तो हो रहा, और ये सारे परिवर्तन अस्थाई होते हैं। क्योंकि बच्चा बैठना सीख लिया तो वो बैठना सीख लिया, ऐसा तो नहीं है कि वो फिर भूल जाएगा, या चलना सीख लिया तो फिर वो बाद में भूल जाएगा। ये सारे अस्थाई परिवर्तन है, इसलिए ये अधिगम है। इस तरह से अधिगम परिवर्तन है। फिर अधिगम विकास है। बालक का विकास अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। बालक के सर्वांगीण विकास में अधिगम का इतना अधिक योगदान होता है कि विकास अधिगम का पर्याय बन जाता है। बालक का विकास किस तरह से होता है? अधिगम के द्वारा ही तो होता है। बालक चलना सीखता है, बोलना सीखता है, खेलना सीखता है, ये सब तो उसका विकास ही हो रहा है ना, और ये अधिगम भी हो गया। फिर अगली विशेषता है कि अधिगम अनुकूलन है। अधिगम प्रक्रिया द्वारा बालक समाज व वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है। वास्तव में सभी प्राणी को जीवित रहने के लिए वातावरण के साथ अनुकूलन करना ही होता है, और जीवित रहने के लिए उसे अधिगम की प्रक्रिया करनी ही पड़ती है। फिर अधिगम प्रयोजन पूर्ण है। प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। जो भी कार्य हम करते हैं उसका कोई प्रयोजन होता है, और अधिगम के लिए किसी प्रयोजन का होना आवश्यक है। प्रयोजन पूर्वक ही अधिगम का लक्ष्य होता है। प्रयोजन अधिगम का लक्ष्य निर्धारित करता है और उसकी अनुक्रियाओं को दिशा प्रदान करता है। जैसे कि अगर किसी बालक को प्यास लगी है तो उसका प्रयोजन क्या हुआ? प्यास। और उसका लक्ष्य क्या है? पानी को प्राप्त करना। इसलिए वह उसी दशा में कार्य करेगा कि गिलास लेगा, पानी लेगा, पिएगा। फिर अधिगम निरंतर होता है। अधिगम निरंतर है। अधिगम किसी आयु तक सीमित नहीं रहता और ना ही किसी काल विशेष तक। अधिगम आजीवन चलता रहता है और सभी प्राणियों में चलता रहता है। ऐसा नहीं कि वो किसी एज तक 6 वर्ष का बालक है, 12 वर्ष का बालक है तभी वो सीखेगा। वो कहा ना गया कि गर्भावस्था से लेकर के और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। अधिगम रचनात्मक है। अगली विशेषता है मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह कुछ रचनात्मक कार्य करे, कुछ नया करता है, कुछ नया सीखता रहता है, और इस प्रकार के कार्य को ही अधिगम है कहते हैं, जिसे वह विचार एवं कार्यों के रूप में साकार करता है। फिर अगली विशेषता क्या है? अधिगम रचना ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होता है। ज्ञानात्मक मतलब वह ज्ञान संग्रह करता है। भावात्मक वह भावनाओं को ग्रहण करता है। फिर वह क्रिया के करने हेतु दक्षताओं को भी संकलित करता है। इस तरह से अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होता है। ज्ञान के द्वारा भी वो सीखता है, भावनाओं से भी वो सीखता है, क्रियात्मक पक्ष मतलब क्रिया के द्वारा भी वो सीखता रहता है। फिर अगली विशेषता है अधिगम स्थानांतरणीय है, कि मतलब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान या कौशल उसी तरह की दूसरी परिस्थिति में भी यूज होता है। जैसे बालक सीखता है, नंबर सीखता है, टेबल सीखता है, फिर आगे आने वाले जीवन में वो जब जाता है आगे क्लास में तो वो फिर उसका यूज मैथ में करता है, मैथ सॉल्व करने में करता है। इस तरह से सीखा हुआ ज्ञान एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है। यह हो गई अधिगम की विशेषताएं। फिर देखते हैं अगला टॉपिक हम लोग, अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार क्या क्या होते हैं? अधिगम के प्रकार में पहला है संवेदन गति अधिगम। संवेदन गति अधिगम। संवेदन गति अधिगम क्या होता है? इसमें कौशल अर्जन संबंधी ज्ञान आता है, जैसे कि बालक तैरना, साइकिल चलाना, टाइपिंग करना, चित्र बनाना, ये सब क्रियाएं होती हैं। उसे संवेदन गति अधिगम कहते हैं। जैसे निरर्थक शब्दों को बार बार सुनकर
वह दोहराकर वह बोलना सीखता है। फिर है गामक अधिगम। अगला क्या है? गामक अधिगम। गामक अधिगम के द्वारा बालक शैशवावस्था में सीखता है। जैसे वो चलना सीखता है तो अपने पैरों को बैलेंस करना सीखता है, बैठना सीखता है। ये सब गामक अधिगम है कि इंद्रियों के द्वारा बालक सीखता है। फिर है बौद्धिक अधिगम। बौद्धिक अधिगम, इसके अंतर्गत ज्ञानोपार्जन संबंधी समस्त क्रियाएं आती हैं और बौद्धिक अधिगम के निम्नलिखित प्रकार हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्षीकरण अधिगम। प्रत्यक्षीकरण अधिगम, इसमें बालक जो है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्तर पर ज्ञानेंद्रियों की सहायता से संपूर्ण परिस्थिति को देख करके सीखता है, देख करके सुन करके सीखता है। फिर है प्रत्यात्मक अधिगम। प्रत्यात्मक अधिगम में बालक जो होता है, इसमें उसके अंदर तर्क, चिंतन, ये सब विकसित हो जाता है। फिर है साहचर्यात्मक अधिगम। साहचर्यात्मक अधिगम में बालक जो है स्मृति के द्वारा सीखता है। फिर है रसानुभूति पूरक अधिगम। रसानुभूति पूरक अधिगम में बालक गुण दोष विवेचना करना, सौंदर्य बोध, इन सब से ये सब क्रियाएं होती हैं रसानुभूति पूरक अधिगम में। फिर है कार्यक्रमित अधिगम। कार्यक्रमित अधिगम से तात्पर्य है कि शिक्षण मशीन के द्वारा होता है, जैसे यूट्यूब, फेसबुक। अब बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पे देखते हैं, ज्ञान किस प्रकार होता है कि बहुत सारे चैप्टर लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं। इस तरह से कार्यक्रमित अधिगम हो गया। फिर है इस तरह से यदि हम अधिगम घटित होने की दशाओं का विश्लेषण करें कि अधिगम किस प्रकार से हो रहा है, तो अधिगम निम्नलिखित प्रकार का दिखाई पड़ता है। सबसे पहला है सरल अधिगम। सरल अधिगम किस तरह से घटित होता है कि बालक स्वतंत्र रूप से कार्य करते करते जब कुछ सीख जाता है तो उसे सरल अधिगम कहते हैं। जैसे यदि बालक खेलते खेलते आग से छू जाता है तो वो सीख जाता है कि आग से दूर रहना चाहिए। फिर है दूसरा कठिन अधिगम। कठिन अधिगम में संगठित एवं जटिल क्रियाएं होती हैं तथा कठिनता का स्तर बढ़ता जाता है। जैसे बालक जब संगीत सीखता है तो उसे प्रारंभ में सुर, ताल, भाव आदि का ज्ञान होता है। फिर आगे चलकर उसे राग, अलाप आदि की और भी कठिन क्रियाएं सीखनी होती हैं। यह हो गया कठिन अधिगम। फिर है आकस्मिक अधिगम। आकस्मिक अधिगम किसे कहते हैं, कब घटित होता है? आकस्मिक अधिगम अनायास ही घटित हो जाता है। जैसे बालक आपस में बातचीत कर रहे हैं तो कोई नई बात सीख जाता है। इसमें बालक सीखने के लिए सचेत नहीं होता, ना ही सीखने के लिए वो कोई संगठित रूप से प्रयास करता है, वो आकस्मिक रूप से सीख जाता है। फिर है उद्देश्यपूर्ण अधिगम। उद्देश्यपूर्ण अधिगम सायास रूप से घटित होता है। बालक को कुछ सीखने के लिए जानबूझकर और सचेत रूप से प्रयास करना पड़ता है। जैसे यदि बालक को मैथ सीखना है तो सबसे पहले वह ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जिसे मैथ आता हो, फिर वह उसे गणित के सिद्धांत और व्यवहार सिखा सके और उसके बाद वह उस पर अभ्यास करेगा। तो ये हो गया उद्देश्यपूर्ण अधिगम। फिर देखते हैं गैने। गैने एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 भेद बताए हैं जो सरल से कठिन की ओर होता है। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, एग्जाम में पूछी भी जाती है। और गैने ने अधिगम के जो भेद बताए हैं इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। पहला है संकेतक अधिगम, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, फिर चौथा है शब्द साहचर्य अधिगम, फिर विभेदन अधिगम, फिर छठा है संप्रत्यय अधिगम, सातवां है नियम अधिगम, फिर आठवां है समस्या समाधान अधिगम। गेने अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अधिगम के 8 भेद बताए जो सरल से कठिन की ओर चलता है। सबसे पहले है संकेतक अधिगम। संकेतक अधिगम संकेतों पर आधारित होता है। जिस तरह से पावलोव ने घंटी के उद्दीपन के द्वारा लाल स्राव की अनुक्रिया अनुबंधित की थी, वो एक संकेत अधिगम के द्वारा ही घटित हुआ था। फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, इसको थांडाइक और स्किनर के सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें बालक के अधिगम का पुनर्वलन किया जाता है। फिर है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम इसको एडविन गुथ्री ने दिया था।
श्रृंखला अधिगम, इस प्रकार के अधिगम में अलग अलग उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य संयोजन होता है। श्रृंखला अधिगम जैसे बालक को नंबर सिखाते हैं तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से श्रृंखला बनती जाती है नंबर्स की, इस तरह से सिखाया जाता है। और ये जो तीनों है, संकेतक अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम और श्रृंखला अधिगम, ये मानव और पशुओं दोनों में होते हैं। फिर है अगला शब्द साहचर्य अधिगम। शब्द साहचर्य अधिगम जो होता है, ये शाब्दिक संयोजन, शाब्दिक श्रृंखलाओं का अधिगम है। जैसे बच्चे को कविताएं, कहानियां, इन सब का अध्ययन कराना होता है। पहले बालक अक्षर सीखता है, फिर उसको जोड़ करके वो शब्द बनाना सीखता है, फिर लाइन बनाना सीखता है। इस तरह से शब्द साहचर्य अधिगम हो गए। फिर है विभेदन अधिगम, इसमें विभेद करना सिखाया जाता है। अधिगम के अंतर्गत बालक भिन्न भिन्न उद्दीपनों के प्रति अनुकूलन से भिन्न भिन्न अस्पष्ट अनुक्रिया करना सीख जाता है। जैसे एक जैसे दिखने वाले उद्दीपनों में से विभेद करके सही अनुक्रिया करना विभेदन अधिगम कहलाता है। जैसे रंगों की पहचान करना, भ और म दोनों एक ही जैसे लगभग अक्षर दिखते हैं, इनमें सही पहचान करना। फिर है संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम बालक के द्वारा तर्क वितर्क करने की क्षमता प्रदर्शित करना संप्रत्यय अधिगम कहलाता है। फिर है नियम अधिगम। नियम अधिगम किसे कहते हैं? नियम अधिगम को महासंप्रत्यय अधिगम भी कहते हैं। और नियम अधिगम के अंतर्गत बालकों के विचारों का संयोजन किया जाता है, अर्थात संप्रत्ययों को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, इनमें नियमों का फिर संयोजन किया होगा बालक, उसके बाद जाकर के उसे पता लगा हो कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। फिर है समस्या समाधान अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में बालक विभिन्न नियम और अधिगम का प्रयोग करके नई समस्यात्मक परिस्थिति में हल प्राप्त करता है। ये हो गया समस्या समाधान अधिगम। फिर ये है अधिगम गैने के द्वारा अधिगम के भेद। इसके प्रतिपादक है रॉबर्ट एम गैने, जैसा कि हमने बताया। और इनकी पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी जाती है। और ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनके अनुसार 1 से 4 तक का जो पॉइंट है, संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, ये निम्न श्रेणी का अधिगम होता है। ये चारों निम्न श्रेणी के अधिगम होते हैं। इनमें तर्क और चिंतन का अभाव होता है, इसमें तर्क और चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है। और 5 से लेके 8 तक का अधिगम जो होता है वो उच्च श्रेणी का होता है, इसमें तर्क और चिंतन की आवश्यकता होती है। 5 to 8 जैसे बहु विभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, ये जो है उच्च श्रेणी का अधिगम होता है। और अगर एग्जाम में पूछता है कि सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम कौन सा है, तो वो है संकेतक अधिगम। लेकिन निम्न श्रेणी का अगर पूछेगा तो वो होगा 1 से 4 तक का। एग्जामों में पूछा जाता है कि सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम कौन सा है, उच्च श्रेणी का अधिगम कौन सा है। गेने से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये हो गए अधिगम के भेद, अधिगम के प्रकार, अधिगम की परिभाषाएं। ये आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आगे आने वाले टॉपिक पे, आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग जो है अधिगम के सिद्धांत को कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।